ओके गाइस, वी वर स्टडिंग कि मैं आपको बता रहा था कि इसमें कोलिजन थ्योरी का क्वेश्चन साथ लिंक हो सकता है। आपको पता होगा ओ लेवल में भी होता था। कोलिजन थ्योरी का मतलब ये है कि अगर रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन जो है जब बढ़ती है, रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन जो है इंक्रीज करती है, तो उससे रेट पर क्या फर्क पड़ता है। तो रेट, कौन सा रेट इफेक्ट होगा? जारी बात है, रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ी है तो फॉरवर्ड का जो रेट है वो इंक्रीज कर जाता है। फॉरवर्ड रिएक्शन का जो रेट है वो इंक्रीज करता है ड्यू टू मोर नंबर ऑफ पार्टिकल्स एंड ग्रेटर फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन्स। तो इसके अंदर जो पीछे चैप्टर में आपने रेट ऑफ रिएक्शन का पढ़ा था वो कॉन्सेप्ट साथ लगाए। इसमें फिर डायनामिक इक्विलिब्रियम का यानी कि ली शैडली लगाने की जरूरत नहीं है। तो अगर कोलिजन थ्योरी से कहे कि एक्सप्लेन करो कि रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने से क्या होगा, तो आप कहेंगे जी फॉरवर्ड का रेट बढ़ जाएगा, ग्रेटर फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन्स होंगी और मोर इफेक्टिव कोलिजन्स होंगी, एंड दैट्स इट। इसमें फिर रिवर्सिबल ये नहीं कहना कि जी वो फॉरवर्ड फेवर होगा और बैकवर्ड फेवर नहीं होगा। फेवर वाला वर्ड नहीं बताना करना, मोर इफेक्टिव कोलिजन्स के साथ इसको कोलिजन थ्योरी से एक्सप्लेन करना। सो दिस इज अबाउट द इफेक्ट ऑफ concentration on equilibrium and effect of change in concentration from collision theory। अब हम जाएंगे अपने सेकंड फैक्टर की तरफ, और वो है लेट्स से प्रेशर। तो प्रेशर जो है, वैसे आपको पता है कि वो गैसीय सिस्टम के ऊपर अप्लाई होता है। क्योंकि गैसीय सिस्टम का मतलब होता है जिसमें रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स दोनों गैसेस में हो, तो वहाँ हम इफेक्ट ऑफ प्रेशर को स्टडी कर सकते हैं। तो इसमें अगर सपोज करें कि आपके पास नाइट्रोजन है प्लस 3 हाइड्रोजन है टू फॉर्म 2NH3 है, तो हमें नजर आ रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर, रिएक्टेंट साइड के ऊपर देर आर 4 मोल्स एंड ऑन राइट हैंड साइड देर आर 2 मोल्स। तो अकॉर्डिंग टू ली शैटलियर, अगर आप प्रेशर को इंक्रीज करोगे, इंक्रीज इन प्रेशर, तो वो रिएक्शन फेवर होगा जहां लेसर मोल्स होंगे। जनरल टर्म तो ये है कि हाई प्रेशर के ऊपर lesser moles will be favored, lesser moles will be favored। तो हेबर प्रोसेस में अगर आप हाई प्रेशर लगाओगे तो फॉरवर्ड फेवर होगा। ठीक है सर ये रिपीट करेंगे? जी बेटा, आपने बॉयल्स लॉ पढ़ा हुआ? वॉल्यूम इज इनवर्सली जी प्रोपोर्शनल टू जी सर। एंड वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल्स, ये एवोगैड्रोस लॉ भी पढ़ा हुआ। जी जी सर। तो अगर आप प्रेशर बढ़ाओगे तो बॉयल्स लॉ के मुताबिक वॉल्यूम को क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। जी सर। और जब वॉल्यूम कम होगा तो फिर मोल्स को भी क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। सर जी सर। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इसलिए हमने डायरेक्टली लिख दिया है कि इंक्रीज इन प्रेशर से अकॉर्डिंग टू ली शैटलियर लेसर मोल्स विल बी फेवर्ड। ठीक है, ये जनरल हो गया। अब हेबर प्रोसेस में ये जो है ये आपको फॉरवर्ड में जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर हो सकता है कि लेट्स से N2O4 से 2NO2 बना है। ठीक है, तो इसके हिसाब से फिर चूंकि यहाँ पर 1 मोल है और राइट हैंड साइड पे 2 मोल्स हैं, तो इसके अंदर क्या होगा? बैकवर्ड फेवर होगा। हाई प्रेशर, ये जो रिएक्शन है डाइनाइट्रोजन टेट्रोक्साइड से हाई प्रेशर के ऊपर, ये बैकवर्ड फेवर हो जाएगा। ठीक है, ये बैकवर्ड फेवर हो जाएगा। तो स्टेटमेंट ये है, ली शैटलियर कहता है कि जब भी आप प्रेशर बढ़ाएंगे तो लेसर मोल्स विल बी फेवर्ड, लेसर मोल्स विल बी फेवर्ड। जबकि अगर आप प्रेशर को डिक्रीज करेंगे
डिक्रीज इन प्रेशर, प्रेशर को कम करेंगे, तो फिर ली शैटलियर क्या कहता है, मोर मोल्स या ग्रेटर मोल्स विल बी फेवर्ड, ग्रेटर मोल्स विल बी फेवर्ड। ठीक है, ग्रेटर मोल्स विल बी फेवर्ड। तो अगर फिर इन्हीं दोनों रिएक्शंस को देखें, तो अगर आप जैसे हमने यहाँ लिखा था हाई प्रेशर पे फॉरवर्ड फेवर होगा, तो हेबर प्रोसेस में लो प्रेशर के ऊपर बैकवर्ड फेवर हो जाएगा। तो हेबर प्रोसेस में बैकवर्ड फेवर होगा तो यील्ड कम हो जाएगी, इसलिए हमें लो प्रेशर नहीं लगाना होता। आपको याद होगा उसमें 200 एटमॉस्फेयर प्रेशर लगाते हैं तो फिर आपको फायदा होता है। जबकि जो ये डाइनाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड से NO2 बनने वाला जो रिएक्शन है, इसमें अभी हमने देखा था हाई करने से बैकवर्ड फेवर हुआ था, तो लो प्रेशर करोगे तो फॉरवर्ड फेवर हो जाएगा, क्योंकि फॉरवर्ड में 2 मोल्स हैं और बैकवर्ड में 1 मोल। तो अकॉर्डिंग टू ली शैटलियर अगर आप प्रेशर बढ़ाएंगे तो लेसर मोल्स, प्रेशर कम करेंगे तो ग्रेटर मोल्स की डायरेक्शन जो है वो फेवर होगी। ठीक हो गया जी, तो ये था प्रेशर का इफेक्ट। अच्छा, एक रिएक्शन है H2 + I2, ये भी गैस, आयोडीन भी वेपर्स की फॉर्म में, टू फॉर्म 2HI गैस। इसके ऊपर हालांकि इक्विलिब्रियम डेवलप होता है इसमें भी, लेकिन इसके अंदर प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं आएगा। नो इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्रेशर एट इक्विलिब्रियम। आप इक्विलिब्रियम के ऊपर जाने के बाद प्रेशर को कम ज़्यादा करें तो इसके ऊपर नेट इफेक्ट कोई नहीं आएगा, क्योंकि बोथ रिएक्शन जो हैं दोनों तरफ मोल्स बराबर हैं। सो बोथ रिएक्शन जो हैं वो इक्वली फेवर हो जाएंगे, क्योंकि इधर लेफ्ट साइड पे भी 2 मोल्स हैं और राइट साइड पे भी 2 मोल्स हैं, इसलिए इस रिएक्शन पे प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, अब हम जाएंगे जी थर्ड इफेक्ट के ऊपर, वो है टेम्परेचर। तो भाई हमने अभी तक पढ़ा हुआ है कॉन्सेंट्रेशन में भी कि आपने कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाई तो यानी कि कॉन्सेंट्रेशन चेंज की, रिएक्शन में डिस्टर्ब हुआ, उसने फिर थोड़ी देर बाद आगे पीछे एडजस्ट करके इक्विलिब्रियम रीगेन कर लिया। ऐसा ही प्रेशर भी जब आपने चेंज किया तो रिएक्शन लो, प्रेशर बढ़ाया तो लो मोल्स, लो प्रेशर किया तो हायर मोल की तरफ फेवर तो होता है, लेकिन इन आइदर केस आपका जो इक्विलिब्रियम है वो रीगेन होता है, इक्विलिब्रियम रीगेन होता है, प्रेशर बढ़ाने से भी और कम करने से भी इक्विलिब्रियम जो है वो रीगेन होता है। ऐसा ही कॉन्सेंट्रेशन में भी मैंने यहाँ बताया था कि इक्विलिब्रियम जो है वो रीगेन होगा, चाहे वो हायर लेवल पे हो, न्यू इक्विलिब्रियम विल डेवलप, या लो कॉन्सेंट्रेशन पे हो लेकिन न्यू इक्विलिब्रियम डेवलप होता है। लेकिन अभी जो हम टेम्परेचर पढ़ने जा रहे हैं, ये एक ऐसा फैक्टर है जिससे इक्विलिब्रियम एक दफ़ा डिस्टर्ब होगा तो वो डेवलप दोबारा नहीं हो पाएगा। तो वो क्यों नहीं हो पाएगा वो भी देखते हैं, लेकिन पहले ज़रा हम प्रीव्यू ले लें कि टेम्परेचर जो है उसको अगर आप इंक्रीज करोगे, इंक्रीज इन टेम्परेचर, तो अकॉर्डिंग टू ली शैटलियर जब आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया है तो सिस्टम के अंदर आपने हीट एंटर कर दी है। अब सिस्टम जो है वो जैसे हमारी बॉडी में अगर हीट एंटर होती है गर्मियों में, तो हम फौरी तौर पे उस हीट को अपनी बॉडी से जो है छुटकारा हासिल करने की कोशिश करते हैं और हम अपने आप को ठंडा करने की कोशिश करते हैं। जब आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया, इंक्रीज इन टेम्परेचर, तो सिस्टम जो है विल फेवर एंडोथर्मिक डायरेक्शन, एंडोथर्मिक डायरेक्शन की तरफ फेवर करेगा, एंड कीप
इन दैट डायरेक्शन, और उसी डायरेक्शन में ही रहेगा। और अगर आप टेम्परेचर को कम करेंगे, टेम्परेचर जो है वो आपने कम कर दी है और उसको लो टेम्परेचर पे रख दिया है, तो फिर आप लो टेम्परेचर, जब तक वो लो टेम्परेचर रहेगा, द सिस्टम विल फेवर। आप देखें ना, लो टेम्परेचर करके तो आपने उसको ठंड लगाना शुरू कर दी है, तो फिर उस ठंड को ख़त्म करने के लिए वो अपने से हीट जनरेट करेगा, और हीट जनरेट करने के लिए सिस्टम विल फेवर एक्सोथर्मिक डायरेक्शन। फिर वो एक्सोथर्मिक डायरेक्शन में जाएगा एंड कीप इन दैट डायरेक्शन, और जब तक आप उसे ठंडा रखेंगे वो उस डायरेक्शन में ही रहेगा। इसलिए आपका जब तक वो टेम्परेचर लो है तब तक भी वो इक्विलिब्रियम रीगेन नहीं करेगा, जब तक टेम्परेचर हाई था तब तक भी नहीं रीगेन करेगा। लेकिन प्रेशर और कॉन्सेंट्रेशन में जो भी आप कर दें, जब बढ़ा दें, कम कर दें और सिस्टम को छोड़ दें, तो वो अपना इक्विलिब्रियम रीगेन खुद ही कर लेता है। लेकिन टेम्परेचर के बढ़ाने या कम करने से रिएक्शन उस एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही चलता रहता है, जो भी उसके लिए फेवरेबल हो। हाई टेम्परेचर के ऊपर जारी बात है एंडोथर्मिक की तरफ ही रिएक्शन रहेगा, और लो टेम्परेचर के ऊपर जो है वो एक्सोथर्मिक की तरफ ज़्यादा फेवर करता रहेगा, और इक्विलिब्रियम रीगेन नहीं होगा। ठीक है, इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम विल नॉट रीगेन, इक्विलिब्रियम जो है वो एक रीगेन नहीं हो पाएगा। अब हम देखते हैं कि अगर हेबर प्रोसेस को देखा जाए, तो N2 + 3H2 टू फॉर्म 2NH3, तो ये फॉरवर्ड में एक्सो है, और जो रिएक्शन फॉरवर्ड में एक्सो होता है वो बैकवर्ड में एंडो होता है। इसलिए अगर आप इसके ऊपर हाई टेम्परेचर लगाओगे तो बैकवर्ड फेवर होगा, और आपकी अमोनिया की यील्ड जो है, यील्ड ऑफ अमोनिया, वो लोअर हो जाएगी क्योंकि बैकवर्ड फेवर हो जाएगा। लेकिन अगर आप लो टेम्परेचर लगाओगे, लेकिन अगर आप लो टेम्परेचर लगाओगे तो फिर फॉरवर्ड फेवर होगा, क्योंकि वो आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, और उससे यील्ड जो है वो बढ़ेगी। यही वजह है कि इन दोनों पॉइंट्स को लेते हुए हम अगर हाई टेम्परेचर पे जाते हैं तो यील्ड कम होती थी, तो 400 डिग्री सेंटीग्रेड से 450 डिग्री जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ है, क्योंकि बिलो 450 डिग्री सेंटीग्रेड फिर वो आपकी कोलिजन थ्योरी जंप इन कर जाती थी। सर हाई टेम्परेचर में तो चलें, समझ आ गया, बैकवर्ड इसलिए जा रहा है क्योंकि बॉन्ड ब्रेकिंग होनी है नहीं तो बेटा, उससे नहीं एनर्जी नहीं, चाहिए। नो 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 प्लीज, मैंने बॉन्ड ब्रेकिंग का वर्ड ही नहीं लिखा यहाँ कहीं। मैंने तो लिखा सर है एंडो कि में एक तो वही रिएक्शन होता है ये ना। ओवरऑल एक्सो है फॉरवर्ड में, और तो वो ओवरऑल एंडो होगा बैकवर्ड में। देखें, आप फॉरवर्ड में जाएं या बैकवर्ड में जाएं, इस पूरे रिएक्शन में दोनों काम हो रहे हैं, बॉन्ड ब्रेकिंग भी हो रहे हैं, बॉन्ड ब्रेकिंग मेकिंग भी हो रहे हैं, चाहे फॉरवर्ड में जाएं या बैकवर्ड में जाएं। सर नेक्स्ट क्लास शुरू हो रही है। जी चले ख़त्म करें। तो 450 से नीचे जाते हैं तो बेटा ये मैंने एक्सो और एंडो ओवरऑल की बात की है, दोनों चीज़ें मिला के। फॉरवर्ड में वो ओवरऑल एक्सो है क्योंकि उसमें मोर हीट रिलीज होती ये है। रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, हाँ जी, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी सर क्लास। देखते हैं। नो, तो बिलो 450 डिग्री से कोलिजन थ्योरी कहती है कि पार्टिकल्स में बहुत लेस एनर्जी होगी, और वो फिर एक्टिवेशन एनर्जी को क्रॉस नहीं कर सकेंगे। मेजॉरिटी कैन नॉट क्रॉस, मेजॉरिटी ऑफ पार्टिकल्स कुछ तो कर रहे होंगे, ये नहीं है कि रिएक्शन बिल्कुल रुक जाएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा सारे पार्टिकल पे क्रॉस नहीं कर सकेंगे, और रेट जो है वो टू स्लो हो जाएगा, बहुत स्लो हो जाएगा। इसलिए 450 डिग्री सेंटीग्रेड, 400 टू 4 इज़ अ कॉम्प्रोमाइज टेम्परेचर,
उससे आगे जो है ली शर्टली तंग करता है, उससे पीछे कोलिजन थ्योरी तंग करती है. सो दैट्स अप टिल नाउ